Hello, learners. I wish that you all are fine today. So, this side, your tutor, online tutor, Sitakan Sahu. Today, I am here to discuss you the subcontents of the chapter Resources and Development from your Geography textbook. तो मैंने इसके जो इस चैप्टर के जो सब कंटेंट हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर रखा है. यू कैन विजिट माय चैनल SK एडुकेयर क्लासेस एंड व्यू द वीडियो and come to this video. So in this video what I am going to do, I am going to discuss the first two subcontent, that is introduction to resources and classification of resources, and in upcoming videos I will discuss the next group of subcontent. So today in this video we will have the discussion on these two subcontents. Okay, so let's start. So this is our first subcontent, introduction to resources, संसाधनों का परिचय. सो द वर्ड, द टर्म रिसोर्स, इज द टर्म रिसोर्स अ न्यू वर्ड फॉर अस, अ न्यू टर्म फॉर अस? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्या संसाधन हमारे लिए एक नया वर्ड है? नहीं है, बिकॉज वी हैव फेस्ड द वर्ड फ्रॉम आवर ग्रेड 6. हम अपने 6th क्लास से ही इस वर्ड से हम फेमिलियर होते आ रहे हैं. सो देयर इज ए क्वेश्चन, देन why we have to read or study on the topic resource in class 10? तो हमें क्लास 10 में इस टॉपिक में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? Yes, it is needed because in our previous classes we have studied the topic in a very limited way, but in class 10 we will have a long and detailed discussion on the topic. So basically, what is a resource? Anything that satisfies our need and want, and that is also available in our environment is called a resource. वो हर एक चीज़ जो कि मानव ज़रूरतों को और आवश्यकताओं को परिपूर्ण करे और वो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो, उसे हम संसाधन कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, land, air, forest, water. Like for breathing we need air. If we will not breathe, then we can't survive. Okay, so breathing is our need, and that need is satisfied by the air, and air is available in our surrounding. So air is also a resource. In the similar way, water, forest, land are also resource. But in class 10 रिसोर्स इज नॉट लिमिटेड इन दिस मच. इतने ही तक में संसाधन लिमिट नहीं है, हमें और भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. सो इन क्लास 10 वी विल नो डेट व्हाट अदर कंडीशंस अ रिसोर्स शुड सेटिस्फाई. सो इन द नेक्स्ट पॉइंट, द रिसोर्सेस शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, हम 10 साल पीछे चले जाते हैं, तो 10 से 15 साल पहले अगर हम अपने पेट्रोल पंप पे जाते थे, देन देयर वेर ओनली पेट्रोल एंड डीजल्स वेर सोल्ड. बट अगर आज हम पेट्रोल टैंक्स में जाएं, देन बिसाइड पेट्रोल एंड डीजल CNG इज ऑल्सो अवेलेबल. ओके, वाई CNG इज अवेलेबल इन प्रेजेंट टाइम? बिकॉज नाउ such technology have been developed so that CNG can be used in vehicle. We are having CNG tanks to store the CNG. In this way we can say कि संसाधन को टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना बहुत ही आवश्यक है. इट इज़ वेरी नीडेड. ओके, ना सेकेंड कंडीशन इज इकोनॉमिकली फिजिबल. इफ एनी रिसोर्स इज टू मच कॉस्ट that a human can't buy the resource, then how he or she will use the resource? अगर हम किसी संसाधन को खरीद ही नहीं सकते तो हम उसे यूज़ कैसे करेंगे, राइट? तो एक रिसोर्स को इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए. द थर्ड कंडीशन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. और कल्चर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी which is composed of various human beings from various diversity. तो आखिरकार सोसाइटी ही यूज़ करता है संसाधन को. तो अगर किसी संसाधन को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी,
then how the society gonna to use that resource? So resource also should be culturally acceptable. Okay, now the third point, are resources free gifts of nature? आपको क्या लगता है कि संसाधन जो है क्या ये प्रकृति के द्वारा फ्री में हमें दिए गए हैं? आर दोज फ्री इन नेचर? आर दोज फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम आवर नेचर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बट resources are transformed by human from its natural state to the state of utility. ध्यान से देखिएगा, रिसोर्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है. किसे? हमें करना पड़ता है. बाय ह्यूमन फ्रॉम इट्स नेचुरल स्टेट टू द स्टेट ऑफ यूटिलिटी. क्योंकि हम किसी भी रिसोर्स को उसके नेचुरल स्टेट में यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल wheat grains. Can we use wheat grains in its natural state? No, we have to transform it into flour. Then we can do chapati from the wheat flour. Okay. In the similar way, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो क्या हम पेट्रोलियम को इन इट्स नेचुरल स्टेट अपने व्हीकल में यूज कर सकते हैं? Petroleum in natural state is nothing but a crude oil, and crude oil can't be used in our vehicle. So that crude oil is filtered into petrol, diesel, and CNG, and many other things, right? So obviously resource need transformation process. Then only that resource can be utilized by our society and by us. Okay. The fifth point. This process of transformation involves an interactive relationship between. अब ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसके 3 पिलर्स हैं, 3 टेनेंट्स हैं. व्हाट आर दोज टेनेंट्स? नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन. एंड वी द ह्यूमन बींग्स आर ओनली वन हु इंटरेक्ट्स विद दिस 3 पिलर्स एंड क्रिएट्स अ इंटरेक्टिव रिलेशनशिप अमंग दिस 3. नेचर से ह्यूमन बींग रिसोर्स कलेक्ट करता है. देन विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी उस रिसोर्स को डेवलप करता है, उस रिसोर्स को टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल बनाता है. एंड फाइनली ह्यूमन बींग क्रिएट्स इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रक्चर्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सच रिसोर्स विच कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. गॉट इट? ह्यूमन बींग नेचर से रिसोर्स कलेक्ट किया इन इट्स नेचुरल स्टेट, उस रिसोर्स को टेक्नोलॉजी के सहायता से ट्रांसफॉर्म किया. अब ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसे वर्क प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ऐसे जगह की जहाँ पे उसे वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए मशीन सेटअप करे. तो वो जगह किस रूप में जाना जाएगा? इंस्टीट्यूशंस के रूप में जाना जाएगा. ठीक है. सो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स दिस 3 टेनेंट्स, नेमली नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन. आई होप कि आपको ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू रिसोर्स अच्छे से समझ में आया होगा. Now moving on, our next sub content, that is classification of resources, संसाधनों का वर्गीकरण. So in class 10 we will have 2 broad classification of resources. First is general classification. Second one is classification on certain parameters. Okay. तो general classification पहले हम डिस्कस करेंगे. जनरली रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, नेचुरल एंड ह्यूमन. नेचुरल रिसोर्स मीन्स आपका प्राकृतिक संसाधन विच आर अवेलेबल इन आवर नेचर, एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स मीन्स मानव संसाधन. दिस नेचुरल रिसोर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? दोज रिसोर्स विच आर और विच कैन बी renewed or reproduced are called renewable resources. For an example, wind, water, forest, wildlife, etc. etc. Secondly, non-renewable resource are those resources which can't be reproduced or regenerated, called non-renewable resource. For an example, metals or fossil fuel. अब रिन्यूएबल रिसोर्स को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सम रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर कंटिन्यूअस इन नेचर एंड सम आर बायोलॉजिकल इन नेचर. जैसे विंड एंड वाटर, दीज रिसोर्सेस आर
कंटिन्यूस इन नेचर, दीज आर कंटिन्यूसली जनरेटेड। ओके, वाटर को भी हम, वाटर से भी जो एनर्जी हम जनरेट करेंगे वो भी हम कंटिन्यूसली जनरेट कर सकते हैं ड्यू टू दी कंटिन्यूस ब्लो ऑफ वाटर और फ्लो ऑफ वाटर। एंड विंड एनर्जी को भी हम कंटिन्यूस जनरेट कर सकते हैं ड्यू टू दी कंटिन्यूस ब्लो ऑफ विंड। ओके, सेकेंडली बायोलॉजिकल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब ये भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, फॉरेस्ट भी रिप्रोड्यूस हो सकता है, वाइल्ड लाइफ भी, बट दिस कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बायोलॉजिकली, दैट्स वाई these resources are called biological resource. Moving on, non-renewable resource. Now non-renewable resource can also be divided into recyclable and non-recyclable. अब recyclable किसको कहेंगे? For an example, metals which can be recycled. The resource which can be recycled are called recyclable resource. Like metals, metals को भी हम reproduce नहीं कर सकते हैं. It takes millions of time and it is also found in beneath of earth crust. But the metals can be recycled into a new metal. 2 or 3 metals can be mixed to form alloys. You might be studied in your science textbook, right? Secondly, there are certain non-renewable resources which are non-recyclable. कुछ ऐसे non-renewable resource होते हैं जिनको हम recycle भी नहीं कर सकते, like fossil fuel, because fossil fuel takes millions and millions of years to form. Okay, moving on, human resource. Human resource can be also be classified into two type, institution and the second one is quantity and quality. अब institution resource किसे कहेंगे? Suppose that humans are creating institutions and organization and structures which satisfies human needs and wants. So those institutions can come under institutional resource of human. And there are various human resource which we classify on the basis of quantity and quality, है ना? ऐसे बहुत सारे मानव संसाधन हैं जिसे हम कुछ को क्वालिटी के अकॉर्डिंग बांटते हैं और किसी को हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग जज करते हैं, ठीक है? तो उस तरह के रिसोर्स को हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी के अंदर रखेंगे, ठीक है? नाउ द सेकेंड classification of resource is on the basis of 4 parameters, and this part is very important. The four parameters are like origin, exhaustibility, ownership, status of development. Origin, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कैसे बांट सकते हैं? 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है? बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर लिविंग इन नेचर, विच इज़ हैविंग लाइफ इन इट, जिस पे जीवन मिलते हैं, जिन संसाधनों में जीवन होती है उसे हम बायोटिक रिसोर्स कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, फ्लोरा एंड फौना। हेयर फ्लोरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट एंड फौना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, एबायोटिक, जस्ट अपोजिट टू द बायोटिक। अब एबायोटिक रिसोर्स हम उसे कहेंगे जिस पे लाइफ नहीं होता है, विच आर डेड इन नेचर। फॉर एन एग्जाम्पल, रॉक्स। द सेकेंड बेसिस, एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है? द स्टेट ऑफ इफेक्टिवनेस, कौन सा संसाधन कितना प्रभावशाली है, इसके बेसिस पे हम संसाधनों को कैसे बांटेंगे? डेट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है इन द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, आधिपत्य, किस संसाधन पर किसका अधिकार है। तो इसके बेसिस पे 4 टाइप से हम बांट सकते हैं, 4 तरह से हम बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्स। सपोज दैट दिस पेंसिल बिलोंग्स टू मी, सो इस पे मेरा मालिकाना अधिकार है, सो दिस इज ए इंडिविजुअल रिसोर्स। द मोबाइल, द लैपटॉप इन विच you are watching this video, that mobile and laptop belongs to you. So your laptop and your mobile is an example of individual resource. Now what is community resource? The resources which are owned by community. For an example, park, temple. ऐसा तो नहीं है कि किसी मंदिर पे किसी एक का हक होता है, कम्युनिटी के सारे मेंबर्स जाके विजिट कर सकते हैं।
ऐसा तो नहीं है कि किसी पार्क में किसी कोई एक ही इंसान जाके मॉर्निंग वॉक करेगा. नो, ऑल दी मेंबर्स, ऑल दी like persons from the community can go there and utilize that park. So those can be come under community resource. Now what is national resource? The resources which are owned by एनी नेशनल गवर्नमेंट, एनी नेशंस गवर्नमेंट. ठीक है, किसी भी राष्ट्र के सरकार के द्वारा जब कोई संसाधन को ओन किया जाता है, दोज रिसोर्स कैन बी कॉल्ड एज नेशनल रिसोर्स. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, आवर इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल रिसोर्स. नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स. अच्छा, इंटरनेशनल रिसोर्स बताने से पहले मैं आपको नेशनल रिसोर्स में भी एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि मैंने अभी इंडियन रेलवे का एग्जाम्पल दिया, ये तो हमारा हो गया लैंड के ऊपर. लेकिन अगर हम बात करें कि वो ओशियन पे हम अपने नेशनल रिसोर्स को कैसे डिफाइन करें, सो द रिसोर्सेस विच कम्स अंडर 12 नॉटिकल माइल ऑन द ओशियन विल बी कॉल्ड एज नेशनल रिसोर्स. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज आवर कंट्री इंडिया. हमारा इंडिया तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है. तो कोस्टल रीजन से हम 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस ले लेंगे और इस एरिया के अंदर जितने भी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, फिश से लेकर पेट्रोलियम तक, दोज ऑल रिसोर्सेज आर ओन बाय आवर कंट्री इंडिया और आवर सेंट्रल गवर्नमेंट. अब 12 नॉटिकल माइल मतलब क्या, कितना होता है इन किलोमीटर? इट इज़ 22 किलोमीटर. बट ओशियन पे हम किलोमीटर्स यूनिट यूज नहीं करते हैं. ओशियन पे जब हम लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करते हैं, देन वी यूज नॉटिकल माइल. ओके, नाउ वी विल मूव टू इंटरनेशनल रिसोर्स. अब इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? सो इंटरनेशनल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स which are available in or which are available at 200 nautical mile from EEZ. ठीक है, समुद्र में 200 नॉटिकल माइल EEZ से अगर हम दूर निकल आए और उसके बाद हमें कोई भी संसाधन मिलता है, उसे इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं. और इन रिसोर्स पे किसका मालिकाना अधिकार होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का. फॉर एन एग्जाम्पल, यूएनओ, WB, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का. अब एक टर्म आया है EEZ. व्हाट इज दिस? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि हर एक कंट्री का होता है और हमारे इंडिया का भी है. हमारे इंडिया का टोटल EEZ है 2.37 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. एंड दिस 2.37 मिलियन किलोमीटर इज डिवाइडेड लाइक दिस. वेस्ट कोस्ट में इतना स्क्वायर किलोमीटर है, ईस्ट कोस्ट में इतना है, अंडमान निकोबार में इतना स्क्वायर किलोमीटर है. तो इस EEZ से जब हम 200 नॉटिकल माइल फार आ जाएंगे और उसके बाद समुद्र में जितने भी रिसोर्सेस होंगे, उन रिसोर्स पे इंडिया क्लेम नहीं कर सकता कि वो रिसोर्स हमारे हैं. बट दोज रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ which country is having the maximum EEZ? Then the answer is France. अब हम रिसोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्लासिफाई करते हैं. सो देर आर 4 सब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. That one is potential, developed, stock, reserves. So here are the types of resources on the basis of status of development. अब हम इसे एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं डेवलप रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा. तो वो हर एक संसाधन जो आज हम यूज़ कर रहे हैं और जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता है ऑलरेडी, those resources can be developed resource. For example, coal and petroleum and many more. So resources which we are already using and their quality and quantity have been determined are called developed resource. Moving on the second type of resource, potential resource. So such resources have the potential to be utilized at its maximum utility but have not been utilized. ऐसे रिसोर्सेज का
पास पोटेंशियल तो होता है कि इसे हम मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसे हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं या हम नहीं करते हैं. देयर मे बी मैनी फैक्टर्स और रीजन्स बिफोर इट्स नॉन यूटिलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. हम एग्जाम्पल देख लेते हैं लाइक टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी. क्या हम आज कह सकते हैं कि हमारी 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी से होती है? नहीं होती है. जबकि राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट्स में देर आर एनफ मीडियम और एनफ सोर्स टू गेट टाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी, बट ड्यू टू लैक ऑफ technology we are not utilizing this energy, but these resources are having potential to satisfy the 100% of electricity need of our country, but we are not utilizing this. Moving on the next type of resource, that is stock. स्टॉक सिंपली हम कह सकते हैं वो कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारे पास पड़ा है लेकिन हमें उस चीज़ को ऑपरेट करने का नॉलेज नहीं है हमें. डेट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग दैट रिसोर्स. जैसे मैं अपने ही घर का एग्जांपल ले लूँ. हमारे घर में एक इंस्टेंट कुकर पड़ा हुआ था, मल्टी फंक्शन इंस्टेंट कुकर, एंड दिस इज़ द टॉक ऑफ व्हेन आई वाज एट माय चाइल्डहुड. क्योंकि मुझे भी उस वक्त नहीं पता था हाउ टू ऑपरेट एन इंस्टेंट कुकर एंड माई मॉम डिडंट नो टू. तो वो कुकर पड़ा ही था. तो उस कुकर को मैं उस वक्त अगर कहता कि वो किस तरह का रिसोर्स है, डेट वाज अ स्टॉक टाइप ऑफ रिसोर्स. लेकिन आज मुझे पता है ऑपरेट करना, तो नाउ इट विल नॉट कम अंडर स्टॉक. उसी तरह आपके घर में भी ऐसे कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स या रिसोर्स पड़े होंगे जिसको आप ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल नो हाउ. सो दोज रिसोर्स कम अंडर स्टॉक. द लास्ट सब टाइप फ्रॉम द रिसोर्स classification on the basis of status of development is reserve. So reserve are the type of resources which can also satisfy human wants, but due to lack of present demands have not be utilized. तो ये वो रिसोर्स हैं जिसकी उपयोगिता इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आज उसकी डिमांड नहीं है, इसलिए उन रिसोर्स को, उन संसाधनों को आज यूज नहीं किया जा रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की ही बात कर लें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन डैम्स, और हमारे इंडिया में देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ डैम्स, लेकिन क्या सभी डैम्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है? नॉट एट ऑल. देर आर सर्टेन बिग डैम्स, फॉर एन एग्जाम्पल हीराकुद डैम, सरदार सरोवर डैम, which are used as hydroelectricity production center or as a hub to produce hydroelectricity. So we can give an example for reserve as water in dams. तो उस रिजर्व, उन डैम्स को जो कि, और उन डैम्स के वाटर को जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किए जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि आज डिमांड नहीं है उतनी ज़्यादा. इसीलिए उस तरह के डैम्स को और उस तरह के स्टोर्ड वाटर को हम रिजर्व्स में रखेंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता कि रिजर्व्स में जो संसाधन आते हैं वो हमेशा रिजर्व्स में रहते हैं. हो सकता है आज जिस संसाधन की डिमांड नहीं है, आफ्टर 100 years देर इज अ वास्ट डिमांड ऑफ दैट रिसोर्स. सो इन फ्यूचर और आफ्टर 100 or 150 years those reserves can be converted into developed resource or potential resource. So thank you for today's video. And if you have any doubts, then feel free to ask your questions in the comment section, and do subscribe, share and like my video.